हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक नए उमंग के साथ। तो बच्चों, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे ऑनलाइन क्लास में और आज फटाफट आपको कमेंट में अपना आंसर देना है, इस बात का ध्यान रखिए। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज का लेक्चर 19वां लेकर के आए हैं और एक और लेक्चर मैं कल लेकर के आऊंगा और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोर्शन है उसको मैं लगभग पैकअप कर दूंगा और हम एक नया सीरीज पे काम करेंगे जो हमारा कैपेसिटर से रिलेटेड होगा और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लेंगे। तो बच्चों, आज जो है हम लेक्चर 19वें लेक्चर में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और कॉन्सेप्चुअल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कहीं भी जाइएगा मत, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अच्छे न्यूमेरिकल सीखने का मौका अगर जाएंगे तो गंवा सकते हैं। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है, 20 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इन वोल्ट इज। यानी 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभव अंतर है। बच्चों, हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर हमसे पूछा है। तो हमारे पास चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। सर, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, यानी 20 जूल करना पड़ रहा है। सर, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। हम एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं और चार्ज हमारा Q है ना, और हमें ये हमारा वर्क डन हो गया 1 से 2 तक। तो सर, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 1 यानी V2 - V1 बराबर होता है वर्क डन 1 to 2 अपॉन में Q। ओके बच्चों, हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 1 और 2 के बीच का, तो V2 - V1 बराबर होता है वर्क डन 1 to 2 अपॉन Q। ओके, और हमें वर्क डन 1 to 2 कितना दे रखा है, 20 जूल, और Q कितना दे रखा है, 2 कूलम। दोनों ऐसा यूनिट में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैंसिल करिए, 2 से 20 कितनी बार में, 10 बार में। कितना वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो बच्चों, इस तरह के सवाल ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, आपसे आंसर गलत नहीं होगा। आंसर आ गया 10 वोल्ट, यानी कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन ए 10 वोल्ट हमारा आंसर है। बढ़े आगे, लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट अ डिस्टेंस r from its center is E1 and on its equatorial point at a distance 2r from its center is E2, then what is the relation between E2 and E1? ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो E2 और E1 में क्या संबंध है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये मान लीजिए हमारा 2 चार्ज सिस्टम है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है, ये विद्युत द्विध्रुव बना रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि कितना लेते हैं, हम लोग 2L लेते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट यहाँ पे A है जो इसके सेंटर से R दूरी पर है। इसका सेंटर ये है। अब हम अगर इस तरह से लिखें तो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हम E1 नाम देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये बराबर होगा 2kp अपॉन r3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 चार्ज है, 2 चार्ज जो दिया हुआ है वो फिर से ये -q और ये +q, और ये रहा दोनों के बीच का है ना डिस्टेंस 2L। अब यहां से इसके सेंटर से 2r दूरी पर यहां पे पॉइंट है A, इक्वेटोरियल लाइन ये हो गया बेटा। ओके, ये 2r डिस्टेंस पे है। अब मैं P वेक्टर का तो डायरेक्शन यही होगा, है कि नहीं, माइनस से प्लस की तरफ। ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, इधर की तरफ। ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है E2, और E2 का मान कितना है, E2 का मान होता है KP बटा डिस्टेंस कितना है
2r, तो 2r का होल क्यूब। शॉर्ट डायपोल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, Kp बटा में 8r क्यूब हो जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, E2 बटा E1 कर लीजिए, क्योंकि E2 और E1 में रिलेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा Kp बटा में 8r क्यूब, और E1 का मान कितना हो जाएगा, 2Kp बटा में r क्यूब। काटना है, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, Kp से Kp कट जाएगा, ये कितना हो गया, 1 बटा 16, 8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि जो आपका E2 हो गया वो हो गया E1 बटा में 16। और एक चीज को यहाँ पे गौर करिए कि जो E1 का डायरेक्शन है वो इधर है, इसको अगर हम कहें कि ये प्लस होगा तो ऑब्वियस सी बात है E2 का डायरेक्शन नेगेटिव का होगा, यानी दोनों का अगर डायरेक्शन को हम लें तो E2 बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ E1 बटा में 16। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सवाल को। When any electric dipole is placed in a uniform electric field, then the net electrostatic force acting on it will be, यानी किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे, तो पहले हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो उसको हम यहाँ पे बना देते हैं। तो सर ये हमारा जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं जहां हर जगह कोई भी पॉइंट उठाइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा, साथ में डायरेक्शन भी आपको सेम मिलेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने x के अंदर एक डायपोल ले लिया, तो ये मान लीजिए माइनस क्यू और ये मान लीजिए प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 12। अब आप जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हर जगह कांस्टेंट है, यानी चाहे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लीजिए या यहाँ लीजिए, दोनों जगह मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्या लगेगा सर, Q इंटू ई। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो किधर लगेगा सर, इधर लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा सर, Q इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा। अब Q तो मैग्नीट्यूड सेम है और E का भी मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है, बट ध्यान दीजिए कि ये जो डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू के कॉम्बिनेशन वाला, दोनों डायपोल पे फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड QE, ये भी QE, तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन, ये देखिए जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो आप सीधा सीधी कहोगे कि सर ये F बराबर QE है और ये भी F बराबर QE है। तो दोनों पे नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो जितना फोर्स इधर लग रहा है राइट वर्ड, उतना ही फोर्स लग रहा है लेफ्ट वर्ड, है कि नहीं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं। तो घटाते हैं तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट electric dipole having charges of magnitude plus 3 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 19 coulomb, and separation distance between them is 2 into 10 to the power minus 10 meter. The electric dipole moment of this charge system is, यानी 3 गुना 10 का पावर माइनस 19 कुलॉम और माइनस 3 गुना 10 का पावर माइनस 19 कुलॉम परिमाण के आवेश वाले विद्युत द्विध्रुव और उनके बीच की दूरी 2 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर है। इस आवेश प्रणाली का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से सूचित करते हैं, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं Q इंटू 2L। 2L क्या होता है, 2L होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो Q का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड केवल लिखना है बेटा, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 लिख लिया। चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने डायपोल के, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, तो ये भी लिख लीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 2L जो दिया हुआ है वो 2L ही इसके बराबर है, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर के। ओके, तो एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गलती करेंगे बच्चे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर गलत ले आएंगे, तो वो चीज नहीं करना है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 हो जाएगा,
और 10 टू द पावर -19 और यहाँ 10 टू द पावर -10, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -29 और यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन हमको सी सही दिख रहा है, 6 × 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। ओके बच्चों, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? द चार्ज on a hollow spherical conductor having radius 4 cm is 4 microcoulomb. The electric field intensity at a distance 2 meter from its center is, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार चालक पर आवेश 4 माइक्रोकूलम है। इसके केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, हमें ये एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, इसका ये मान लीजिए सेंटर, और इसकी त्रिज्या दी हुई है, यानी इसकी त्रिज्या को r बोलें तो r हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 4 × 10 टू द पावर -2 मीटर। और इसके ऊपर चार्ज Q जो चार्ज है वो कितना है? 4 माइक्रोकूलम। बेटा माइक्रो को क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर -6 कूलम। अब इसके सेंटर से 2 मीटर की दूरी, यानी पॉइंट बाहर हो गया, देखिए 2 मीटर बाहर का पॉइंट हो गया। 2 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट ए मान लीजिए, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट ए पे पूछा है, तो ये दूरी को स्मॉल r मानिए, और स्मॉल r हमें दे रखा है सर 2 मीटर। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या होगा? KQ/r²। जब भी स्फीयर के कोई पॉइंट आउटसाइड हो तो वो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना होता? तो वो होता KQ/r²। बस अब आपको सॉल्व कर देना है, तो K के जगह लिख दीजिए 9 × 10 टू द पावर 9, Q के जगह लिख दीजिए 4 × 10 टू द पावर -6, और R के जगह लिखिए 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। R के जगह क्या लिखिएगा? ये 2 लिखिएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 खत्म, यानी कितना हो गया? 9 × 10 का पावर 9 में से 6 गया तो प्लस का 3 है ना, तो इतना न्यूटन पर कूलम। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, 9 × 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। लेते हैं अगला सवाल, छठा सवाल। The charge on a hollow spherical conductor having radius 2 cm is 4 microcoulomb. The electric field intensity on its surface, बेटा इस बार आउटसाइड पॉइंट नहीं है, सरफेस पे है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार चालक पर आवेश 4 माइक्रोकूलम है। इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? फिर से हम बना लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। ओके, इसका ये सेंटर है। इस सेंटर से जो रेडियस की बात करेंगे, तो सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस, यानी रेडियस जो है वो कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 2 × 10 टू द पावर -2 मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। चार्ज कितना दे रखा है? 4 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को आप लिख लेंगे 10 टू द पावर -6 कूलम। अब इसका सरफेस यही सरफेस है, ये देखिए ये सरफेस है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे लिखना है। फॉर्मूला होगा KQ/R²। ओके, कैपिटल R डिस्टेंस पे सरफेस है ना सेंटर से। अब ध्यान से देखिए, K के जगह 9 × 10 टू द पावर 9, Q के जगह 4 × 10 टू द पावर -6, और R के जगह 2 × 10 टू द पावर -2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर -4 ऊपर गया तो +4 बेटा, और × 10 टू द पावर -6। 9 और ये 9 और ये 4, 9 और जो 4 है ये क्या हो जाएगा? 9 और 4 13, और 13 में से 6 गया 7, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10 का पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे आएगा। ऑप्शन कौन सा मैच किया? ऑप्शन सी। कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। चलिए लेते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। द चार्ज ऑन अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर इज 4 माइक्रोकूलम। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट्स सरफेसेज, यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार चालक पर आवेश 4 माइक्रोकूलम है। इसकी सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बच्चों फिर से हमारा हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर और
ये हमारा सेंटर हो गया O और इसकी रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज जो भी होगा उसके सरफेस पे होगा, सरफेस पे होगा तो चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इनसाइड पूछा यानी इसके अंदर। तो बच्चों ध्यान रखो, जब भी चार्ज बाहर चला गया तो अंदर में तो चार्ज जीरो है, अगर अंदर में चार्ज जीरो है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा गॉस लॉ से। किस लॉ से, गॉस लॉ से। ओके, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये नहीं कैलकुलेशन करने लग जाना बच्चों। भले आपको क्यू और रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर गलती से मत लगा देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट सरफेस जीरो होगा। वो जीरो इसलिए होगा क्योंकि चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो जीरो है, क्योंकि सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे और सरफेस पे होंगे। तो अगर अंदर में चार्ज जीरो है तो गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो प्रूफ कर सकते हैं। तो ई इनसाइड जो होगा ऑप्शन जीरो, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हमारा ये आंसर होगा। बच्चों ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और लगने लग गए कैलकुलेशन में। पहले क्वेश्चन को देखिए और देखने में समय दीजिए और समय के साथ उसको पहले रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद बनाने पे लगिए। ये नहीं कि दिमाग में फॉर्मूला बैठा के रखे हैं और लगाना शुरू कर दिए, तब तो गलती निश्चित है। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़ना जरूरी है, फिर अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 8वां। The charge on a hollow spherical conductor having radius 4 cm is 4 microcoulomb. The electric potential inside its surface is, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार चालक पर आवेश 4 माइक्रोकूलम्ब है। इसकी सतह के अंदर विद्युत विभव है, इस बार विभव पूछा। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, इसका ये सेंटर, इसका ये रेडियस, रेडियस दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा एसआई यूनिट में 4 गुना 10 का पावर -2 मीटर। और इसके ऊपर चार्ज जो दिया हुआ हो तो इसके सरफेस पे रहेगा, कितना दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 गुना 10 का पावर -6 कूलम। अब पोटेंशियल पूछा इनसाइड द सरफेस। बच्चों जब भी पोटेंशियल इनसाइड पूछे तो पोटेंशियल इनसाइड जो होता है वो पोटेंशियल बराबर होता है सरफेस के, यानी सतह के। और ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, आपको पिछला वीडियो देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा। अब वी सरफेस जो होगा वो क्या होगा, के क्यू बटा में आर, ये फॉर्मूला होता है सरफेस का, है ना, सरफेस के पोटेंशियल का। के का मान कितना होगा 9 गुना 10 का पावर 9, क्यू का मान कितना है 4 गुना 10 का पावर -6, और आर का मान कितना है 4 गुना 10 का पावर -2। 4 से 4 खत्म, 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +2 बनेगा, यानी 9 और 2 11, 11 में से 6 गया 5, तो ये बन जाएगा 9 गुना 10 का पावर 5 वोल्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही होगा। बच्चों आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी आप जो है जल्दी सवाल कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी मैं आपको वीडियो में क्वेश्चंस दे रहा हूं तो आप कॉपी कलम लेके बैठे और खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते रहें, जिससे आपको आपका मिस्टेक का अंदाजा होगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। ओके, कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से भी बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। कॉन्सेप्ट जान रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है ना, इसको भी सॉल्व किसको करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। चलिए हम लेते हैं अगला सवाल, 9वां सवाल। The electric potential is given by V equals to 5x square plus 4 volt due to a charge system. Then at x equals to 3 meter the electric field intensity will be, यानी एक आवेश प्रणाली के कारण विद्युत विभव V बराबर 5x स्क्वायर प्लस 4 वोल्ट द्वारा दी जाती है, तो x बराबर 3 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बच्चों ये देख रहे हैं आपको V दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, कुछ समझ में आया कहां से रिलेशन है, रिलेशन है सर E बराबर -dV बटा में dr। तो ऑब्वियस सी बात है सर, हमें V दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 4, तो सबसे पहले आप dV बटा dr निकालिए। तो dr को मैं यहाँ dx लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पे -dV बटा dx कर लेता हूं। तो dV बटा dx करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 का 5, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके, और 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये कितना बन गया सर, ये 10x बन गया। कितना बन गया 10x। अब हमें x का मान कितना दे रखा है 3 मीटर, तो
dv बटा dx का मान x इक्वल्स टू 3 पे कितना हो जाएगा, 10 गुना 3 यानी कितना 30 है ना। और x का डायरेक्शन है, x के डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। अब जो है इस चीज को समझिए, यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है हमारा, तो हमारा रिलेशन क्या था सर, E बराबर माइनस dv बटा dx। तो वेक्टर फॉर्म में E बराबर हो जाएगा माइनस 30 आई कैप, कितना हो जाएगा माइनस 30 आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर। ओके बच्चों, E बराबर माइनस dv बाई dx, x डायरेक्शन केवल है इसलिए आई कैप मैंने लिखा है यहाँ पे। तो कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन बी। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें डिफरेंशिएशन की हमें जरूरत पड़ी है। लेते हैं आज के सीरीज का आखिरी सवाल। आज के सीरीज का आखिरी सवाल क्या है, 10वां नंबर। क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट्स को समझना है। 27 स्मॉल साइज चार्ज्ड स्फेरिकल ड्रॉप्स हैविंग पोटेंशियल एट ईच सरफेस इज 10 वोल्ट when these drops merge and becomes a bigger one then the electric potential on its surface will be। यानी 27 छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। देखिए आप ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास छोटे छोटे आर रेडियस वाले, कितने रेडियस वाले, आर रेडियस वाले एन ड्रॉप्स हैं। कितने ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स। और इन सभी छोटे ड्रॉप को मिला करके हम एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं, ठीक है। इन सभी छोटे ड्रॉप पे चार्ज जो है क्यू है, सभी पे चार्ज क्यू है, ओके बच्चों। और इनके पोटेंशियल को V स्मॉल बोल देते हैं। सभी का पोटेंशियल जो है V स्मॉल है और सेम है, सभी का पोटेंशियल V स्मॉल है और सभी का पोटेंशियल सेम है, ओके। अब जो सर ये लार्ज ड्रॉप जो बना उसका रेडियस मान लीजिए R और उस पर टोटल चार्ज मान लीजिए Q। अब टोटल कितने ड्रॉप थे, समझिए ध्यान से, टोटल कितने ड्रॉप थे, n ड्रॉप थे। तो टोटल चार्ज इस बड़े वाले बूंद पे क्या होगा, ये बड़े वाले ड्रॉप पे Q, टोटल चार्ज क्या होगा, n इंटू स्मॉल q, ओके सर। अब रेडियस वाली बात आ गई, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सर छोटी छोटी बूंदों का कितना वॉल्यूम था, तो छोटी छोटी बूंदों का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि ये ड्रॉप जो है ये स्फेरिकल ड्रॉप है। और ऐसी कितनी बूंदे थी सर, ऐसी n बूंदे थी, और ऐसी n बूंदे मिलकर के क्या बनाया सर, ये वाला ड्रॉप बनाया। उसका रेडियस कितना है सर, कैपिटल आर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, 4/3 पाई और आर क्यू। सर बहुत अच्छा। अब 4/3 को 4/3 से काट दीजिए, पाई को पाई से काट दीजिए। अब यहाँ पे बताइए कि कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, ये क्यूब इधर आएगा तो n का पावर 1/3 बन जाएगा, और r का पावर 3 पहले से है तो उस पे 1/3 आएगा तो ये r बन जाएगा। ये आपका रिलेशन हो गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस छोटे से स्मॉल वाला जो हमारा ड्रॉप है, छोटा वाला ड्रॉप ये वाला, इसका पोटेंशियल आप क्या लिखते हैं, इसका पोटेंशियल लिखती है KQ/R इसके सरफेस पे। इस बड़े वाले का यानी V बिग, इसका पोटेंशियल क्या लिखते हैं, इसका पोटेंशियल लिखते हैं KQ बटा कैपिटल R, यही लिखते हैं। अब देखिए कैपिटल Q की जगह क्या लिखेंगे सर, N इंटू Q, बहुत सही सर, N इंटू स्मॉल q लिखेंगे। और R की जगह क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 से आप लेकर के आए हैं सर, n का पावर 1/3 इंटू आर। अब देखिए सर n बटा n का पावर, n बटा n का पावर 1/3, और ये हो गया सर KQ बटा आर। KQ बटा आर किसके पोटेंशियल के बराबर है सर, V स्मॉल। किसके बराबर है सर, V स्मॉल। तो V बिग जो हो जाएगा, V बिग वे किसके बराबर होगा, n, और यहाँ पे देखिए पावर 1 है और यहाँ नीचे में पावर 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। और यहाँ KQ बटा R के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, V स्मॉल। अरे सर ये तो हो गया, फॉर्मूला बन गया सर हमारे पास। ये देखिए, ये फॉर्मूला को एकदम जुबान पे रट लीजिए। अब देखिए सवाल कैसे बनता है, यानी V बिग यानी बड़े वाले का जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो होगा n का पावर 2/3 गुना V स्मॉल। सर कितनी बूंदे हैं सर, 27 बूंदे हैं। कितनी बूंदे हैं, 27। ये देखिए 27 बूंदे, तो n का मान कितना हो गया सर, 27। और छोटा वाला का वोल्टेज कितना है सर, V स्मॉल दे रखा है, सबका 10 वोल्ट है। तो सर V बिग पूछा है, हाँ लिखिए, फॉर्मूला है n का पावर 2/3, n यानी 27,
27 का पावर 2/3 और गुना V स्मॉल। सर V स्मॉल कितना है 10 वोल्ट, तो 27 को आप क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 और यहाँ पे कितना है 2/3 और गुना 10। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 गुना 10 यानी 9 गुना 10 90 वोल्ट। यानी कि सर अगर हमें ये ट्रिक पता हो, अगर हमें ये ट्रिक पता हो तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम 1 मिनट में हैंडल कर सकते हैं। मिनट नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 10-20 सेकंड में हैंडल हो जाएगा। कितना आंसर आया 90 वोल्ट और ऑप्शन कहां दिया हुआ है 90 वोल्ट, ऑप्शन ए में। तो बच्चों मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे दिया कैसे ये फॉर्मूला आता है, लेकिन आपको जब भी ऑब्जेक्टिव सवाल मिले तो आपको कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिए और आप सवाल को डायरेक्ट हिट करिए, आपका आंसर क्या आएगा 10वें नंबर का 90 वोल्ट। तो बच्चों आज हमारा ये वीडियो का सीरीज जो था ये फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड था, जैसा कि आपने देखा और आपने सीखा, आपको अच्छा लगा होगा, मैं इस बात का उम्मीद रखता हूं आपसे। जरूर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप हमसे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। बच्चों आपका प्यार की हमें, आपके प्यार की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि ये हमें एक एनर्जी देता है आपके लिए और मेहनत करने के लिए। आप जितना प्यार हमें देंगे हम उतना ज्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। तो बच्चों जितने भी नए व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज 19वां लेक्चर में लेकर के आया था। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और बच्चों जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको लिए खास बता दूं कि आप लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए, लेक्चर 1 से देखना शुरू करिए और आप 19वें लेक्चर तक पहुंचिए। कल मैं 20वां लेक्चर लेकर के आऊंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑलमोस्ट पैकअप हो जाएगा। कैपेसिटर इसका एक पोर्शन बच जाएगा और डाइलेक्ट्रिक जिसको अगले प्लेलिस्ट में हम लोग डालेंगे। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है सेकंड लास्ट वीडियो में बनाया हुआ हूं। अगला वीडियो जो होगा वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, वहां भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जरूरी है आप अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियोज को शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ाएं, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और मेहनत कर सकें और आपको एक हम बता दें कि कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है, वो चीज हम आपके लिए करेंगे। तो बच्चों इन्हीं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। हमारा पूरा भरोसा है आप हमारे वीडियोज को देखेंगे तो आप बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे। यही हमारी शुभकामना है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसी टाइम रात के 8 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।